एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डील करने वाले हैं हमारे मेडिकल सर्जिकल का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रीनल फेलियर के ऊपर। तो हम इस जो वीडियो है इसमें एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर दोनों देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि सभी को इजी वे में नोट्स मिलते रहे। ठीक है, तो रफली वे में अगर हम देखें कि रीनल फेलियर होता क्या है, तो रीनल फेलियर जो है एक किडनी फेलियर होता है जिसमें कि हमारी किडनी जो है वर्किंग प्रॉपरली वर्किंग करना बंद कर देती है। मतलब उसमें जो हमारा ब्लड है वो फिल्टर नहीं हो पाता है, उसके जो नेफ्रॉन्स है वो वर्किंग करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड जो है बनने लग जाता है, जमा होने लग जाता है और हमारी बॉडी की एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। रीनल फेलियर ऑल्सो कॉल्ड kidney failure happens when the kidney stop working properly. The kidneys are like filters that clean the body by removing waste and extra fluid फ्रॉम द बॉडी। मतलब रीनल फेलियर एक ऐसा रीनल फेलियर को किडनी फेलियर भी कहा जाता है और ये तब होता है जब किडनी अपना वर्क करना स्टॉप कर देती है, यानी कि बंद कर देती है। किडनी हमारी बॉडी में फ़िल्टर की तरह वर्क करती है जो हमारे बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड को यूरिन के थ्रू बाहर करती है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उन्हें भी बॉडी से बाहर करती है। जब किडनी अपना वर्क करना स्टॉप कर देती है तो उस टाइम पे क्या होता है हमारी बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा होते रहता है जो हमारी बॉडी को हार्म करता है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। रीनल फेलियर इज द लॉस ऑफ किडनी फंक्शन लीडिंग टू वेस्ट एंड फ्लूइड बिल्डअप इन द बॉडी। इट कैन बी एक्यूट और क्रोनिक। मतलब रीनल फेलियर एक ऐसा लॉस है किडनी फंक्शन का जिसमें किडनी अपना फंक्शन करना स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी में जो है वेस्ट और फ्लूइड जो है बनने लगता है और ये क्रोनिक भी हो सकता है और एक्यूट भी हो सकता है। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, क्रोनिक रीनल फेलियर और एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, एक्यूट दैट मीन्स सभी को पता है कि कम टाइम के लिए और क्रोनिक मतलब काफ़ी टाइम तक। ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर देखते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर हैपन्स सडनली ऑफ्टन ड्यू टू एन इलनेस, इंजरी और सर्टेन मेडिकेशन। मतलब एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो कम टाइम के लिए होता है और ये सडनली होता है, किसी इलनेस के कारण होता है, किसी इंजरी के कारण होता है या फिर किसी मेडिसिन के रिएक्शन के कारण होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर happens slowly over time, usually due to condition like diabetes और high blood pressure. क्रोनिक रीनल फेलियर जो है वो धीरे धीरे किडनी को डैमेज करता है। मतलब जैसे कि कोई पर्सन है उसे प्रीवियस कोई डिसीज़ रही हो, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, इनके कारण जो पर्सन की बॉडी है मतलब उसमें धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट होता है और किडनी भी जो है धीरे धीरे ये डैमेज होना स्टार्ट करती है। तो ये क्या होता है धीरे धीरे कॉज होता है और इसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी लंबा चलता है। ठीक है, तो इसी बोलते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक है, अगला देखते हैं हम एक्यूट रीनल फेलियर को डिटेल में देखते हैं। इसके बाद हम जो है क्रोनिक रीनल फेलियर को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो इट इज़ नोन एज एक्यूट किडनी इंजरी, रिफर्स टू सडन एंड ऑफ्टन रिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। इसे जो है एक्यूट किडनी फेलियर कहा जाता है क्योंकि इसमें सडन डैमेज होता है और इरिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। मतलब रिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन मतलब इसका जो किडनी फंक्शन है वो डैमेज होता है और इसे ट्रीट भी किया जा सकता है। ये सडन होता है, मतलब थोड़ा टाइम के लिए होता है, फिर उसे ट्रीटमेंट करके ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ रैपिड डिक्लाइन इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, resulting in the accumulation of waste products in the blood। मतलब इसे किस तौर पे कैरेक्टराइज किया जाता है कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है, मतलब हमारा जो GFR होता है वो एकदम से गिर जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में जो है वेस्ट मटेरियल और फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, उसके थ्रू इसे कैरेक्टराइज किया जाता है, मतलब इसकी पहचान की जाती है। ठीक है, नॉर्मल GFR कितना होता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजें। ओके,
उसके बाद कॉजेज़ देखते हैं कि एक्यूट रीनल फेलियर के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट तो आता है डिहाइड्रेशन हो सकता है, सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी फंक्शन इन्फेक्शन हो सकता है, मेडिकेशन किसी मेडिकेशन की वजह से अगर पेशेंट को टॉक्सिसिटी है तो हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ठीक है, अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर की पैथोफिजियोलॉजी कैसे कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब एक इटियोलॉजिकल फैक्टर लेते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग की टॉक्सिसिटी के कारण क्या होगा, डैमेज किडनी ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ मेडिसिन, टॉक्सिन इंजरी, मतलब अब कोई पेशेंट है उसकी बॉडी में ड्रग के टॉक्सिसिटी की वजह से जो है उसकी किडनी डैमेज होगी, क्योंकि पेशेंट जो है एक्सेसिव इनटेक कर रहा है मेडिसिन का। ठीक है, उसके बाद ट्यूबुलर सेल डेथ एंड ब्लॉक्ड यूरिन फ्लो, मतलब जो किडनी में ट्यूबुलर सेल्स होती है वो डेड होगी और जो यूरिन का फ्लो है वो कम होगा। किडनी स्टॉप फिल्टरिंग वेस्ट प्रॉपरली, किडनीज जो है अगर वहाँ की सेल डेड हो जाएगी या फिर उनमें एबनॉर्मलिटी आ जाएगी तो वह किडनी क्या प्रॉपरली ब्लड फिल्टर कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, तो जो किडनी है वो स्टॉप कर देगी ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में वेस्ट मटेरियल बढ़ने लगेगा, वेस्ट बिल्डअप होगा और यूरिया और क्रिएटिनिन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और बॉडी में जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा और कॉजेस एक्यूट रीनल फेलियर, मतलब इसके बाद जो है पेशेंट की बॉडी में एक्यूट रीनल फेलियर जो है कॉज हो जाएगा। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में सबसे फर्स्ट आता है डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट है, मतलब पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो कम होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, फटीग होगा, कन्फ्यूजन होगा और सम टाइम नो नोटिसेबल सिम्टम्स इन अर्ली स्टेज, मतलब जब किसी पेशेंट को एक्यूट रीनल फेलियर होगा तो उस टाइम पे पेशेंट के जो है अर्ली स्टेज में सिम्टम्स काफ़ी कम शो होंगे। ठीक है, इसके अदर सिम्टम्स है जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट, नॉजिया, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन, हाई ब्लड प्रेशर, ये इसके अदर कॉमन सिम्टम्स में आते हैं। ठीक है, अब हम स्टेजेस देखते हैं। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स देखने के बाद हम क्रोनिक रीनल फेलियर की तरफ बढ़ेंगे कि क्रोनिक रीनल फेलियर क्या होता है। ठीक है, क्रोनिक रीनल किडनी डिसीज इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिव कंडीशन इन विच द किडनीज ग्रेजुअली लॉस देयर फंक्शन ओवर टाइम, मतलब जो क्रोनिक रीनल फेलियर होता है उसमें जो किडनी की फंक्शनिंग है वो ओवर टाइम के साथ साथ जो है डैमेज होती रहती है, मतलब धीरे धीरे किडनी डैमेज होने लगती है और एक टाइम के बाद में किडनी जो है अपना फंक्शनिंग बंद कर देती है। इट इज़ टाइपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट डिक्रीज इन GFR, मतलब इसमें क्या होता है, जो पेशेंट की GFR रेट होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसकी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस के कारण होता है, हाइपरटेंशन के कारण होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से होता है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ की वजह से होता है, प्रोलॉन्ग्ड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट की वजह से होता है, ओबेसिटी के कारण होता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ अगर कोई हो उसकी वजह से होता है, हेरिडिटी के कारण, मतलब उसके अगर फैमिली में किसी को रहा हो पहले उसे है तो पेशेंट को होने के चांसेस रहते हैं, स्मोकिंग और एल्कोहलिज्म की वजह से होता है। ठीक है, तो ये हमने देखे इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे फर्स्ट आएगा रेस्टलेस लेग, बर्निंग फीट, मतलब उसके बाद सीजर्स होंगे, ग्रे ब्रॉन्ज स्किन कलर हो जाएगा, थिन ब्रिटल नेल हो जाएंगे, पिटिंग एडिमा हो सकता है, इनलार्ज नेक वेन हो सकती है, फिर कॉस्माउल रेस्पायरेशन देखने के लिए मिल सकता है और सीवियर वीकनेस हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। इसकी पैथोफिजियोलॉजी है ड्यू टू लॉन्ग टर्म स्मोकिंग एंड अल्कोहल, मतलब हमने इसका जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है वो स्मोकिंग एंड अल्कोहल लिया है। और उसके बाद सेकंड देखते हैं डैमेज टू किडनी ब्लड वेसल्स, मतलब लॉन्ग टाइम स्मोकिंग और अल्कोहल का यूज़ करने से पेशेंट का जो किडनी
पेशेंट की जो किडनी है उसकी ब्लड वेसल्स डैमेज होती है, जिसके कारण नेफ्रॉन गेट डैमेज ड्यू टू टॉक्सिन्स एंड पुअर ब्लड सप्लाई, जिसके कारण जो किडनी के नेफ्रॉन्स है वो भी धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट कर देते हैं, उनके अंदर टॉक्सिन्स बनने लगते हैं और उनके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो भी काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, ग्रेजुअली लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, मतलब जिसके कारण क्या होता है, किडनी का जो फंक्शन है वो कम हो जाता है, जीएफआर रेट कम हो जाती है। वेस्ट बिल्ड अप इन द बॉडी, क्रिएटिनिन यूरिया इंक्रीज, मतलब अगर जो किडनी का फंक्शन है वो कम हो जाएगा तो बॉडी में क्रिएटिनिन और यूरिया का जो अमाउंट है वो बढ़ने लगेगा, फ्लूइड बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा, जिसके बाद में क्या है, बॉडी अपने सिम्टम्स शो करने लग जाएगी है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, टायर्डनेस और वोमिटिंग, ऐसे सिम्टम्स जो है बॉडी में शो होने लग जाएंगे। एंड स्टेज ऑफ किडनी डिसीज़, मतलब जो वो किडनी डिसीज़ है उसकी लास्ट स्टेज आती है, उसके बाद में ये धीरे से जो है क्रोनिक रीनल फेलियर कॉज हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये इसके पहले हमने देखा था एक्यूट रीनल फेलियर और अभी देखा हमने क्रोनिक रीनल फेलियर। अब इन दोनों का जो मैनेजमेंट है वो हम एक साइड में कंबाइन रूप में देखेंगे। ठीक है, हाँ, इसमें स्टेजेस बच गई थी, तो इसमें 3 स्टेजेस होती है। ओलिग्यूरिक फेज होता है फर्स्ट, डायूरेटिक फेज होता है सेकंड, और थर्ड होता है रिकवरी फेज। ओलिग्यूरिक फेज में क्या होता है, ये जो ड्यूरेशन होती है ये 8 से 15 डेज़ के अंदर वाली फेज़ को ओलिग्यूरिक फेज कहते हैं। फिर डायूरेटिक फेज में ये ड्यूरेशन जो है 1 से 3 हफ्ते की होती है, और रिकवरी फेज जो होती है वो 1 मंथ तक होती है। ठीक है, अब इसके कॉम्प्लिकेशन देखते हैं रीनल फेलियर के। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, हाइपर कैलेमिया हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, या फिर क्रोनिक किडनी डिसीज़ कॉज हो सकती है। ठीक है, उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट देखते हैं कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जा सकते हैं। फर्स्ट आता है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये तो हमें सारे क्वेश्चन में लिखना होता है इंपॉर्टेंट। उसके बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है, एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन और BUN, मतलब सीरम क्रिएटिनिन का जो है स्पेशली किया जाता है। उसके बाद GFR ये किया जाता है, जिसमें कि GFR 90 to 120 ml पर मिनट होती है। उसके बाद क्रिएटिनिन क्लियरेंस देखा जाता है, यूरिन टेस्ट किया जाता है, यूरिन आउटपुट, यूरिन एनालिसिस किया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक किया जाता है, और अल्ट्रासाउंड टू चेक यानी ऑब्स्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। मैनेजमेंट देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसमें जो है हम पेशेंट को डायूरेटिक देंगे, जिससे कि क्या होगा, पेशेंट के बॉडी के अंदर का जो फ्लूइड ओवरलोड है वो कम होगा और धीरे धीरे जो है यूरिन के थ्रू बाहर होगा। एग्जाम्पल के लिए फ्यूरासामाइड, इसे हम लैसिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं एंटी हाइपरटेंसिव जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स और बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट में पोटेशियम बाइंडर्स फॉर हाइपरकैलेमिया, मतलब पोटेशियम बाइंडर्स देंगे हाइपरकैलेमिया को कम करने के लिए, और फॉर एग्जांपल सोडियम पॉलिस्ट्रीन सल्फोनेट देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है फॉस्फेट बाइंडर्स टू कंट्रोल हाइपर फॉस्फेटिमिया, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट। ये सारे हम जो है पेशेंट को ड्रग देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में क्या क्या दे सकते हैं। लो प्रोटीन डाइट देंगे पेशेंट को टू रिड्यूस किडनी वर्कलोड, कंट्रोल पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, मतलब पेशेंट को जो है कैल्शियम और पोटेशियम और फॉस्फोरस का कम अमाउंट वाली डाइट देंगे, जैसे कि लिमिट पोटेशियम फूड, फॉर एग्जांपल बनानास, पोटैटोज, एंड हाई फॉस्फोरस फूड, फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड सोडियम एंड फ्लूइड इनटेक,
प्रिवेंट फर्दर फ्लूइड रिटेंशन एंड हाइपर टेंशन। बॉडी में जो है पेशेंट को सोडियम वाले प्रोडक्ट जो है पेशेंट को अवॉइड करेंगे कि आप ये ना लें, और फ्लूइड का इंटेक भी कम करें, जिससे कि बॉडी में फ्लूइड का जो रिटेंशन मतलब फ्लूइड जो है इकट्ठा नहीं हो, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन कॉज ना हो। ठीक है, उसके बाद एडिक्वेट कैलोरीज देंगे हम पेशेंट को। इंश्योर प्रॉपर कैलोरिक इनटेक ऑफ्टन विथ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। मतलब पेशेंट को जो है जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है ऐसे फूड देंगे, और प्रॉपर जो पेशेंट को जितनी कैलोरीज की नीड है उतनी ही कैलोरीज का फूड हम पेशेंट को देंगे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट मॉनिटर वाइटल साइन स्पेशली ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। पेशेंट के जो वाइटल साइन है वो मॉनिटर करते रहना चाहिए नर्सेस को। असेस फ्लूइड बैलेंस, मेजर इनपुट आउटपुट वेट डेली। पेशेंट का जो फ्लूइड बैलेंस है उसे प्रॉपरली मेज़र करना चाहिए। मतलब पेशेंट का इनपुट कितना है, आउटपुट कितना है, पेशेंट कितना खा रहा है, कितना उसका आउटपुट है, और उसका पेशेंट का वेट कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है एक नर्स को मेज़र करनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग रेगुलर ब्लड टेस्ट फॉर सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम लेवल। मतलब पेशेंट का जो है इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली चलना चाहिए, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में जो है सोडियम पोटेशियम का जो लेवल है वो ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए उसकी मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए ताकि उसे प्रॉपर केयर दे सके। ठीक है, पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए। टीच अबाउट डाइट रेस्ट्रिक्शंस एंड मेडिकेशन एडहेरेंस। मतलब पेशेंट को जो है उसकी डाइट के बारे में प्रॉपर नॉलेज देना चाहिए और उसे रेस्ट्रिक्शन देना चाहिए कि आप अपनी डाइट जो है प्रॉपर वे में ले, ताकि आपकी जो हेल्थ है वो जल्दी से जल्दी इम्प्रूव हो। ठीक है, उसके बाद पेन मैनेजमेंट के लिए एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब पेन रिलीवर्स एंड कंफर्टेबल मेजर्स। मतलब पेशेंट को जो है पेन से रिलीव करवाने के लिए प्रिस्क्राइब की गई हुई पेन रिलीवर्स देंगे, और पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन देंगे जिससे कि पेशेंट जो है कंफर्टेबली लेट पाए और उसका जो पेन है वो कम हो। ठीक है, अब डायग्नोसिस देख लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से डायग्नोसिस हम बना सकते हैं। सबसे फर्स्ट आता है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट एंड रिटेंशन, और एविडेंस बाय इनटेक आउटपुट चार्ट वेट गेन एडिमा। ठीक है, ये फर्स्ट हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस हो गई। सेकंड हो गया रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू फ्लूइड ओवरलोड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और एविडेंस बाय चेकिंग वाइटल साइन। ठीक है, थर्ड देखते हैं इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस एंड एविडेंस बाय मेजरिंग पेशेंट हाइट एंड वेट। उसके बाद अगली नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू जनरलाइज्ड वीकनेस एंड एडिमा इन लोअर एक्सट्रीमिटीज एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद अगली जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो है डेफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग टू कंडीशन ट्रीटमेंट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन मिस इंटरप्रिटेशन एंड एविडेंस्ड बाय द कन्वर्सेशन विद एन पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, तो ये 5 नर्सिंग डायग्नोसिस हमने देख ली, और इसके केयर प्लान मैंने कुछ बनाए हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट टोल्ड मी दैट ही हैज़ हैविंग डिजीनेस एंड वीकनेस विद नोजिया। ऑब्जेक्टिव डाटा है आई ऑब्जर्व दैट माई पेशेंट इज़ वीक। देन आते हैं हम इस पर नर्सिंग डायग्नोसिस इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया एंड नोजिया एज एविडेंस बाय हाइट मॉनिटरिंग। ठीक है, टू मेंटेन, इसका जो गोल है वो है टू मेंटेन पेशेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है, मतलब हमें इसमें जो है पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है मेंटेन करना है। ठीक है, इसमें जो है पेशेंट की हम लोग जनरल कंडीशन असेस करेंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन में हम पेशेंट की जनरल कंडीशन जो है असेस कर लिया होता है, फिर इसका रेशनल हमें लिखना है कि पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो हमें चेक करना होता है, इसीलिए हम उसकी जनरल कंडीशन को असेस करते हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड फ्रिक्वेंट स्मॉल डाइट, पेशेंट को जो है फ्रिक्वेंट डाइट प्रोवाइड करना है, और वो भी स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, ताकि जो फूड जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाए। ठीक है, उसके बाद थर्ड है टू प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके। ठीक है, टू इनकरेज फॉर फूड हाइट, टू इनकरेज फॉर टेक हाई कैलोरीज एंड रीनल डाइट,
लो सोडियम पोटेशियम एंड प्रोटीन डाइट। मतलब पेशेंट को हमें इनकरेज करना है कि वो हाई कैलोरीज वाली डाइट ले, मतलब और रीनल डाइट ले, जैसे कि लो सोडियम और पोटेशियम और प्रोटीन वाली डाइट वो ले, जिससे कि उसका जो ये हो रिकवरी हो वो जल्दी हो। ठीक है। इसके बाद में हमें उसका जो इवोल्यूशन होता है उसमें लिखना है पेशेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस हैज़ बीन मेंटेन्ड एट सम एक्सटेंट। ठीक है। अब हम इसके बाद ऐसे ही जो है 4 केयर प्लान बनाएंगे। उसके बाद हम हेल्थ एजुकेशन देंगे पेशेंट को। हेल्थ एजुकेशन में हम पेशेंट को हाइजीन मेंटेन करने के लिए कहेंगे, डाइट प्रॉपरली लेने के लिए कहेंगे, रेनल डाइट लेने के लिए जिसमें सोडियम और पोटेशियम का जो हाई लेवल ना हो, और मेडिकेशन जो है पेशेंट को प्रॉपरली लेने के लिए कहेंगे। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हमने इस वीडियो को डिटेल में इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी आने वाली है, और मैं जल्दी ही जो है रीनल फेलियर का एक डिटेल में वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम इसकी स्टेजेस डिटेल में पढ़ेंगे, इसका साइन एंड सिम्टम्स जो है सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे विद एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ किडनी। तो अभी एग्ज़ाम का टाइम है इसीलिए हम शॉर्ट वे में चल रहे हैं, हम उतना नहीं पढ़ सकते अभी। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।